साथियों नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर के आए हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर। जब भी हम हिस्ट्री को लेकर बात करते हैं या हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के बात करते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में सबसे पहले आती हैं और उसके लिए जिम्मेदार वर्तमान परिवेश में कुछ फैलाए गए भ्रम भी हैं। एक बात यह भी कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं और आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है तो कुछ दुविधा जरूर महसूस करते हैं। कौन सा विषय लिया जाए, कौन सा विषय अंकदायी है, कौन सा विषय का पाठ्यक्रम छोटा है। इन सब सवालों से आप दो चार जरूर होते हैं। और उसमें भी जब हिस्ट्री की बात की जाती है तो एक बात बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगी कि इतिहास का तो पाठ्यक्रम बहुत लंबा है, ठीक है, इतिहास को रटना पड़ता है, तथ्य बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें अंक बेहतर नहीं मिलते हैं और इस टाइप की बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। बहुत सारी क्वेरीज थी इस चीज को लेकर के, इतिहास को लेकर के, इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर के। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि वो भ्रम क्या क्या हैं, वो मिथ्या अवधारणाएं क्या क्या बना ली गई हैं इतिहास के बारे में। और दूसरी बात, हम समझने का प्रयास करेंगे कि इतिहास विषय का चुनाव क्यों किया जाए, यदि आपने चुन लिया है तो, और यदि आप चुनने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास और इतिहास एक वैकल्पिक विषय के रूप में हम किस रूप में देखें और किस तरीके से उसको प्रिपेयर करें, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, इन चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, इतिहास को लेकर के जो भ्रम फैलाए गए हैं या जो बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है, उन मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। सबसे पहली बात कही गई है या सबसे ज्यादा कही जाती है कि इतिहास का पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, ठीक है, पाठ्यक्रम इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, एक चीज ये है। दूसरी बात कही जाती है कि इसमें तथ्यों को बहुत रटना पड़ता है, तथ्यों को रटना पड़ता है, बहुत सारे वर्ष हैं, राजा रानी के नाम हैं, युद्ध हैं, इन सारी चीजों को रटना पड़ता है। एक बात और कही जाती है इतिहास के बारे में कि अंक नहीं मिलते हैं या अंक जो है कम मिलते हैं, बाकी विषयों की अपेक्षा इसमें अंक जो है कम मिलते हैं। तो एक एक चीजों पर बात करते हैं और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और भी चीजें होंगी जो इसी लेक्चर के बीच वो अपने सवालों के भी जवाब मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करें। पहली बात जो हमने कही कि पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, देखिए यूपीएससी में आई थिंक लगभग 48 विषय हैं वैकल्पिक विषय के रूप में। कोई भी सब्जेक्ट बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं हो सकता। यूपीएससी कभी भी इस प्रकार का अन्याय नहीं करेगा कि एक विषय जो 500 नंबर का है, हिस्ट्री भी, और 500 नंबर का कोई अन्य विषय है, तो एक में किसी कैंडिडेट को बहुत कम पढ़ना पड़े और एक में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। इस प्रकार का अन्याय नहीं करेगा यूपीएससी। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर विषय की प्रकृति की वजह से या विषय में उपलब्ध जो भी कंटेंट है उसकी वजह से हो सकता है, तो ये माना जा सकता है। इसमें कोई बहुत गलत बात भी नहीं है कि इतिहास का पाठ्यक्रम बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता और लोग पढ़ते नहीं और लोग उसमें अंक नहीं लाते, ठीक। तो एक बात ये समझ में आई कि जो यूपीएससी हमेशा सभी कैंडिडेट को समान स्तर पर ही परखने का प्रयास करेगा, ना कि एक सब्जेक्ट को बहुत छोटा बना देगा और एक को बहुत बड़ा बना देगा। इस हिसाब से अगर अंतर है भी बाकी सब्जेक्ट से, कोई सब्जेक्ट बहुत छोटा है,
कोई सब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो वो अंतर बहुत ही कम मात्रा का हो सकता है, 10%, 20%, 25% बस। और अगर पाठ्यक्रम बड़ा है, मान लीजिए अगर इसे हम नकारात्मक रूप में ही ले लेते हैं, पाठ्यक्रम बड़ा है, तो एक बात यह भी समझने वाली है कि इतिहास विषय जो है ये सामान्य अध्ययन में भी कितना लाभदायक है, इसको भी समझना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि इतिहास विषय की प्रकृति जो है वह बहुत समावेशी है। जब आप इतिहास विषय को पढ़ते हैं तो आप केवल एक विषय इतिहास नहीं पढ़ रहे होते, आप उसके साथ में राजनीति विज्ञान या आप कह सकते हैं राज्य व्यवस्था को भी पढ़ रहे होते हैं, आप भूगोल के विषयों को भी पढ़ते हैं, आप अर्थव्यवस्था को भी पढ़ते हैं, आप समाज को भी पढ़ते हैं, आप बहुत सारे विचारकों को भी पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर यदि किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बातें जरूरी हैं तो वो इतिहास में समाहित की जाती हैं, विषय में समाहित की जाती हैं। तो इतिहास को बड़ा विषय ना कहकर यदि हम ये कहें कि एक समावेशी विषय है और वो बहुत सारे विषयों के लिए एक आधार प्रदान करता है, और जब भी आप इसका अध्ययन करेंगे तो कई सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिससे आने वाले समय में जब आप बाकी विषयों को पढ़ते हैं, सामान्य अध्ययन के विषयों को पढ़ते हैं, तो उनका बेसिक आपको एकदम क्लियर हो जाता है। तो अगर थोड़ा बड़ा है मान भी लेते हैं तो उसका लाभ ही आपको मिलेगा, हानि कुछ नहीं होने वाली है। किस रूप में लाभ होगा, कितना सिलेबस है, कितना सिलेबस ओवरलैप करता है यूपीएससी में जीएस के साथ में, उस पर अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहली बात ये मान लीजिए आप कि पाठ्यक्रम थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। इसमें एक बात और जोड़ने वाली है, कई बार यूपीएससी के सिलेबस को यदि आप देखिए, जो अलग अलग विषय के सिलेबस दिए जाते हैं उसमें कुछ के बहुत इलेबोरेटिव हुए हैं और कुछ को खाली कम शब्दों में लिखा गया है। ठीक, इस वजह से भी तो इतिहास का सिलेबस बहुत इलेबोरेटिव लिखा हुआ है, तो देखने में कई बार ज्यादा भी लगता है कि ये तो पूरा लंबा चौड़ा इतना बड़ा सिलेबस जो है हिस्ट्री का है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतिहास का जो अपना सिलेबस है वो बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा बहुत मात्रात्मक अंतर है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर है। और कोई भी सब्जेक्ट अगर आप यूपीएससी में देखेंगे तो इतना छोटा भी नहीं है कि जिससे कोई बहुत बड़ा अंतर क्रिएट किया जा सके। ठीक है, और अगर अंतर क्रिएट भी होता है तो अंतर क्रिएट होता है उस कैंडिडेट की समझ पर। यदि आपकी रुचि है इतिहास में तो बहुत निश्चित तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, आप बिल्कुल जो है इसमें अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे और जीएस के विषयों को लेकर के भी सहज होंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कही जाती है तथ्यों को बहुत रटना पड़ता है, ये बात तो बिल्कुल ही मिथ्या है। जितने कि आप अपने जीएस के पेपर में पढ़ते हैं उससे भी कम आपको ऑप्शनल में करना पड़ता है। आप यूपीएससी में कोई भी सब्जेक्ट ले लें, जीएस का ले लें या ऑप्शनल का ले लें, फैक्टलेस कुछ भी नहीं हो सकता है कि निहायत उसमें कुछ भी जो है फैक्ट ही नहीं होंगे। इतनी बात जरूर है कि कुछ उसमें थोड़ा ज्यादा जो है कम ज्यादा का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इतिहास में आपको बहुत सारे वर्ष को याद करना है, राजा रानी के नाम याद करने हैं, युद्धों की पूरी श्रृंखला याद करनी है। पढ़ने के दौरान ही जब आप पुस्तकों को पढ़ते हैं, अपने नोट्स पढ़ते हैं, प्रॉपर लेक्चर सुनते हैं, तो उतने फैक्ट उतने आपको अपने उत्तर के लिए जरूरी हैं, वो बहुत इजीली आपको याद हो जाते हैं। अलग से बैठकर कोई उसके लिए आपको याद नहीं करना है कि आप किताब लेकर के बैठेंगे, अपना नोट्स लेकर के बैठेंगे और आप उसे झूम झूम कर याद करेंगे। ये आवश्यकता इतिहास में कतई नहीं है। यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको इसका अंदाजा बहुत आसानी से हो जाएगा। आप किसी भी हिस्ट्री ऑप्शनल के कैंडिडेट से मिलेंगे तो आपको यही जवाब देगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि इतने ज्यादा फैक्ट या फैक्चुअल चीजें हैं कि जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। एक बात ये रही। दूसरी बात कही जाती है कि अंक कम मिलते हैं। अंक यूपीएससी में मिलते हैं जब आप बेहतर करते हैं।
अंक कम या ज्यादा नहीं मिलते हैं। जब भी यूपीएससी के परिणाम आते हैं तब आप देखे होंगे कि बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बिल्कुल से कहीं चर्चा में ही नहीं हैं और उसे लेकर के भी लोगों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जैसे मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान, स्टैटिक्स या कुछ ऐसे विषय। तो कई बार नॉन कन्वेंशनल लेकर के भी कैंडिडेट बहुत अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी विषय में अंक या निर्धारित होता है कि आपकी विषय पर पकड़ कैसी है। सिलेबस के बड़े होने से, छोटे होने से, तत्वों की उपस्थिति से, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपने अपने विषय को तैयार कैसे किया है। यदि आप अच्छा लिखेंगे, अच्छा कंटेंट देंगे तो निश्चित तौर पर बाकी विषयों की भांति नंबर मिलेंगे। इन जनरल हम मानते हैं कि अगर किसी भी वैकल्पिक विषय में यदि आपको 280 से लेकर के 300 नंबर के आसपास तक इस रेंज में आपको नंबर मिल रहे हैं तो ये एक अच्छा नंबर है। और अपने आसपास देखिएगा, आपको इस प्रकार के कैंडिडेट मिल जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे जिन्होंने हर साल ऐसे अंक जो है प्राप्त किए हैं। कोई इसमें स्थिति नहीं है। मार्कशीट आजकल उपलब्ध होती है, इंटरनेट पर भी जो है उपलब्ध है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी डालते हैं, तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतिहास में इस रेंज में नंबर यदि आपने बढ़िया लिखा है, प्रॉपर तैयारी की है, प्रॉपर आंसर राइटिंग की है तो बहुत इजीली गेन किए जा सकते हैं। तो ये आरोप भी हम जो है स्वीकार नहीं कर सकते कि अंक कम मिलते हैं। अंकों का मिलना निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से अपने विषय को तैयार किया है, किस तरीके से खुद को मेंस में प्रेजेंट किया है और कितना बेहतर आपने कंटेंट दिया है। ठीक है, तो ये कुछ भ्रम है। इस भ्रम में ना पड़ते हुए, अगर इसमें से किसी भ्रम को लेकर आप परेशान थे, दुविधा में थे और इतिहास विषय का चुनाव नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें अगर जो देखी जाएं तो ये कतई बाधक नहीं है। आप बहुत इन चीजों को हटाकर दिमाग से हटाइए और इतिहास विषय का चुनाव करिए। बिल्कुल जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं, इससे कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये केवल बाजार में फैलाया गया एक भ्रम है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि यदि इन पर हमारी बात हो गई तो इतिहास विषय क्यों लिया जाए, आखिर क्या लाभ हैं। अभी तक तो हम लोगों ने भ्रम पर बात की, इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में क्यों लिया जाए, हम इस पर बात करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब भी आप वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं तो कुछ आधारों पर आपको सोचना चाहिए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि उस वैकल्पिक विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। रुचि कुछ भी करवा सकती है। यदि आपकी रुचि है तो निश्चित तौर पर आप कठिन से कठिन विषय, गूढ़ से गूढ़ विषय पढ़ लेंगे। आपकी रुचि नहीं है तो आपको ABCD या कुछ भी ऐसा का खा गा भी पढ़ना हो तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए इस बात को आप सबसे पहले सोचिए कि क्या उस विषय में, जिस विषय का आप चुनाव कर रहे हैं, वो जबरन तो नहीं है, वो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं, जब आप पढ़ते हैं तो और आगे पेज पलटने का मन करता है कि नहीं। यदि आपकी रुचि है, वो चाहे इतिहास हो या किसी अन्य वैकल्पिक विषय का चुनाव, वहां भी यही मानक लागू होगा, यही आधार लागू होगा। यदि आप वैकल्पिक विषय का चुनाव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये जज करिए कि आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप वैकल्पिक विषय का चुनाव कर रहे हों तो यह आवश्यक है कि उसका पर्याप्त कंटेंट उपलब्ध हो, चाहे बाजार में या किसी भी तरीके से इंटरनेट पर उसका कंटेंट उपलब्ध हो। अगर नहीं उपलब्ध है, विषय बहुत अच्छा है, विषय बहुत रुचिकर भी है, लेकिन आपके पास प्रॉपर कंटेंट ही नहीं होगा, उसकी पुस्तकें नहीं उपलब्ध हैं, आपके माध्यम में नहीं उपलब्ध हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए समस्या क्रिएट करेगा। तो ये आपका दूसरा मानक होना चाहिए कि इतिहास या किसी अन्य विषय को लेते वक्त कि उसका प्रॉपर कंटेंट उपलब्ध है या नहीं है।
तीसरी बात, यदि इसका प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध हो जाए तो सोने पे सुहागा है। कुछ ऐसा कोई बताने वाला, वो कोई संस्थान ही नहीं हो सकता है, कोई आपका शिक्षक जानने वाला हो या कोई आपका सीनियर हो, कोई ऐसा अच्छा एकेडमिक का व्यक्ति हो या कोई संस्थान हो, अगर उसका प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो ये बिल्कुल आपके लिए सोने पर सुहागा है। फिर आप उस विषय का बहुत आसानी से चुनाव कर सकते हैं, बिना लाग लपेट, बिना सोचे आप चुनाव कर सकते हैं। तो यदि इन मानकों पर देखें, एक मानक पर हम और बात करेंगे डिटेल में कि जब भी आप ऑप्शनल का चुनाव कर रहे हैं तो एक आधार यह भी आपको देखना चाहिए कि वह विषय सामान्य अध्ययन में कितना मददगार है। क्योंकि यदि आप बहुत नॉन कन्वेंशनल चीज ले लेंगे, कोई विषय ले लेंगे, जैसे आपने स्टैटिक्स का चुनाव कर लिया, तो स्टैटिक्स या किसी ऐसे विषय का चुनाव कर लिया जिसका जीएस में बहुत कम अंश है या नहीं के बराबर अंश है, तो उसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। आप एक ऐसे विषय का चुनाव करें जो आपके जीएस में भी हेल्पफुल हो और ज्यादा से ज्यादा, जिससे चीजों की ओवरलैपिंग होगी, बार बार उसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे, समझेंगे। कई बार तो ऐसा होता है, कई विषय ऐसे हैं कि यदि आप उनका चुनाव वैकल्पिक विषय के रूप में कर लेते हैं तो जीएस में कई टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तो आइए इन्हीं चीजों पर हम लोग बात करते हैं कि इतिहास विषय का चुनाव क्यों किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सामान्य अध्ययन में यह बहुत हेल्पफुल है। सामान्य अध्ययन में ये बहुत मददगार विषय है। सामान्य तरीके से कहा जाए तो तकरीबन 250 से 300 नंबर का सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा में ये आपका ओवरलैप करेगा। मतलब लगभग 250 से लेकर के और 300 नंबर तक के प्रश्न आपको इतिहास वैकल्पिक विषय से ही मिल जाएंगे, सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे या उसकी समझ बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए इतिहास विषय को लेने के बाद में जीएस में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ये तो रही मुख्य परीक्षा की बात। यदि हम करें प्रारंभिक परीक्षा की बात तो 15 से 20 प्रश्न यानी तकरीबन 30 से लेकर के 40 नंबर तक के प्रश्न, कई बार इससे भी ज्यादा, इतिहास से आपको मिलते हैं। तो यदि आपने इतिहास विषय का चुनाव किया है तो जीएस में यह इस तरीके से हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जब हम इंटरव्यू की या व्यक्तित्व परीक्षण की बात करते हैं तो इंटरव्यू में भी यह पर्याप्त मददगार होगा, क्योंकि यदि आपने इतिहास को बेहतर पढ़ा है, समझा है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उसकी, तो निश्चित तौर पर इंटरव्यू में आपके शब्द चुनाव, आपकी समझ, आपके उत्तर बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो ये ना केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में और उसके साथ ही व्यक्तित्व परीक्षण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इतिहास विषय को लेने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह जीएस के कई भागों में आपको मददगार होगा। इवन आप यह भी देखेंगे कि प्रत्येक पेपर में जीएस 1, 2, 3, 4 सभी में इतिहास से संबंधित विषय हैं और डायरेक्टली वो आपके सिलेबस में है और इसलिए ये काफी हेल्पफुल हो जाता है। एक बात इसी समय हम लोग एक बार जीएस का और उसका सिलेबस भी देख लेते हैं। यदि हम यूपीएससी में जीएस के सिलेबस की बात करें तो आपको समझ में आएगा, ये आपका जीएस का सिलेबस है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू पर बात की जानी है। मतलब ये कला एवं संस्कृति की बात कर रहा है। इसमें एक टॉपिक क्या है, कला एवं संस्कृति। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है, इसमें ये कला और संस्कृति का पक्ष है। फिर दूसरी बात, सिलेबस में क्या है, 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास,
महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और मुद्दे। यानी ये आधुनिक भारत, ये आपका आधुनिक भारत का पार्ट है जो आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जाना है। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण तथा देश के विभिन्न भागों में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, यह भी आधुनिक भारत का ही पार्ट है। तो मतलब आप देखते हैं कि जीएस में एक तो कला एवं संस्कृति का पक्ष और दूसरा आधुनिक भारत के विषय को हमको ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का पार्ट है, यानी आजादी के बाद का जो इतिहास है उसको हमें पढ़ना है। फिर उसके बाद में आता है विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं शामिल होंगी, जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, पुनः राष्ट्रीय सीमाओं का सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद जैसे राजनीतिक दर्शन, उनके रूप और समाज पर प्रभाव, यानी कि ये विश्व इतिहास के विषय। तो मुख्य परीक्षा में ये आपके विषय होते हैं और मुख्य परीक्षा में आप देखते हैं कि एक तो आपका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अगर हम मोटे तौर पर इसको जो है डिवाइड करें तो जो कुछ भी एंशिएंट इंडिया का पक्ष है वो कला एवं संस्कृति के रूप में देखा जाता है, और फिर उसके बाद में आपका आता है मॉडर्न इंडिया, फिर उसके बाद में आपका आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन, और फिर अंत में आप देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन आता है। तो ये सारा सिलेबस आपको अपने वैकल्पिक विषय में पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब आप जीएस में पढ़ सकते हैं इन विषयों को, तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या यह संभव है कि हम इतिहास से जीएस में बच जाएं? ये पॉसिबल नहीं है। तो आखिर हम क्यों ना ऐसे विषय का करें कि जो हमारे लिए जीएस में भी बढ़िया हो और उसके साथ में हमारे वैकल्पिक विषय के रूप में भी हो। तो इसलिए इतिहास विषय के चुनाव में आप देखते हैं कि यदि अब हम वैकल्पिक विषय की बात करें, ये सिलेबस आपने देख लिया, अब उसके साथ में देखिए कि वैकल्पिक विषय की बात की जाए तो किस तरीके से इसका सिलेबस है। यहां बहुत डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे, रीजन ये है कि फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप देखिए वैकल्पिक विषय इतिहास का क्या पाठ्यक्रम है। सबसे पहले आप देखते हैं सोर्सेस पर हमें चर्चा करनी, स्रोत के ऊपर, इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं ये आपको जीएस में भी पढ़ना है, ठीक। इसके अलावा प्रागैतिहास और आद्य इतिहास का पोर्शन है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, महापाषाण युग की संस्कृतियां हैं, आर्य एवं वैदिक काल के बारे में हमें पढ़ना है। कुछ ये विषय हुए। दूसरी तरफ आप देखते हैं महाजनपदों का युग, मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य काल या मौर्योत्तर काल, प्रारंभिक राज्य समाज, पूर्वी भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत का इतिहास, गुप्त वंश, वाकाटक एवं वर्धन वंश, ठीक, ये आप देखते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य और प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य। ये पूरा आपका सिलेबस एंशिएंट इंडिया का है और यही सिलेबस आपको सामान्य अध्ययन में भी पढ़ना है, ठीक, और प्रीलिम्स में भी पढ़ना है और मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है, ठीक है। बस अंतर इतना आएगा वो केवल किसका है, डेप्थ का है। यदि आप देखें कि जो भी विषय रखे गए हैं सामान्य अध्ययन में, यदि उनको थोड़ा सा डीप में जाकर के हम पढ़ लें, कुछ विचार कर लें, कुछ मुद्दा आधारित प्रश्नों को देख लें, तो हमारा इतिहास वैकल्पिक विषय का भी काम हो जाता है। तो एक तरीके से आप देखते हैं कि यहां तक एंशिएंट इंडिया का सिलेबस है और ये सारे टॉपिक जीएस में पढ़ने ही पढ़ने हैं, प्रीलिम्स में भी पढ़ने हैं, मेंस में भी पढ़ने हैं, ठीक है। इसके आगे आते हैं तो आप देखते हैं मेडाइवल इंडिया में सबसे पहले प्रारंभिक मध्यकालीन भारत का है 750 से 1200, ये बहुत डिटेल में पढ़ना होता है हमें वहां पर, और जीएस में आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में भी पढ़ना है।
ठीक है। इसके बाद में भारत की सांस्कृतिक परंपरा, बहुत सारे दर्शन के, चाहे शंकराचार्य हो, रामानुज हो, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत हो उनका, माधवाचार्य हो और उनकी ब्रह्म मीमांसा हो, या आप देखते 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर हैं जो पीटी में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 14वीं शताब्दी में आएंगे तो खिलजी, अलाउद्दीन और बाकी लोग, ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। 13वीं और 14वीं शताब्दी का समाज, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था, वही सारी चीजें हैं जो चीजें हमें जीएस में करनी है। बशर्ते आपको बता दिया इसके पहले ही कि अंतर बस इतना आएगा कि थोड़ा सा इसे गहराई में जाके, अब आप कहेंगे कितना गहराई में जाके पढ़ना है, तो मेरे ख्याल में यदि 30%, अगर हम परसेंट, कई बार क्लास में भी आप लोग पूछते हैं कि कितना परसेंट, तो अगर हम कहें कि सामान्य में आपको 100 पेज लिखने हैं, 100 पेज पढ़ने हैं, तो यहां पर आपको 130 से 40 पेज पढ़ने, इतना अंतर आ जाएगा बस, इसके अलावा कोई अंतर नहीं आने वाला है। और ऐसा ही सभी विषयों में होता है, ऐसा नहीं कि जीएस के बराबर आप बाकी वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं। तो एक बात तो ये रही। फिर उसके बाद देखते 15वीं शताब्दी और मुगल के घटनाक्रम शुरू हो जाएंगे, ठीक है, मुगलों का इतिहास। फिर आप देखते 15वीं 16वीं शताब्दी का समाज एवं संस्कृति। फिर अकबर अलग से पढ़ना है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कैसा था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में, उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज। देखिए, अब यही इस बात को भी समझिए कि अर्थव्यवस्था और समाज जैसे विषय जो आपको पहले, आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ने, वो यहीं पर बेसिक के रूप में पहले से प्रिपेयर रहेंगे आप, बस उसी के ऊपर फिर अपनी चीजों को कॉन्सेप्ट के रूप में डेवलप करना है, ठीक है। मुगल कालीन संस्कृति के पक्ष, कल्चर वाले पोर्शन में पढ़ना है। 18वीं शताब्दी का भारत आप देखते हैं तो ये आपका यहां से आधुनिक भारत इतिहास शुरू हो जाता है, मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है, और यहां से प्रश्न भी खूब पूछे गए हैं जीएस में भी, आप देखिएगा लगभग टॉपिक वही है, बस खाली उनको डेप्थ में और कुछ बताया कि कुछ मुद्दा आधारित चीजें हैं जिनको हमें समझना है। उसके बाद हम आते हैं प्रश्न पत्र 2 के ऊपर। इसमें हमको पढ़ना है यूरोप का प्रवेश, ठीक है। यूरोप का प्रवेश यानी कि जैसे आप अपने जो जीएस में पढ़ते हैं, जीएस 1 में जब आप पढ़ते हैं तो यूरोपियों का आगमन एक टॉपिक पढ़ते हैं, वहां से शुरू होगा और फिर उसके बाद आगे ये बढ़ते, जिस तरीके से बंगाल और ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया इत्यादि चीजें शामिल होंगी। राष्ट्रवाद, गांधी का उदय जैसे विषय होंगे, और फिर देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी कड़ियां हैं, और फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस का पोर्शन, और देन आप देखते हैं कि यहां से जो है आपका विश्व इतिहास आरंभ हो जाएगा। तो विश्व इतिहास आपका आरंभ होगा तो फिर आप आगे जितने विषय आपको वहां थे, औद्योगिकरण, राष्ट्र राज्य प्रणाली, जर्मनी और इटली का एकीकरण, वहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जैसे विषय, क्रांति और प्रतिक्रांति जितनी हुई, आप देखते क्रांतियों में आप देख लीजिए कि रूसी क्रांति है, इटली और जर्मनी में जो क्रांतियां हुई, चीनी क्रांति है, विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का विश्व है, ठीक है, विउपनिवेशीकरण एवं अल्प विकास का पोर्शन है, यूरोप का एकीकरण है, सोवियत यूनियन का विघटन। ये सारे टॉपिक आपको बाकी सब्जेक्ट्स में यानी सामान्य अध्ययन के, आप देखते हैं ये वाले टॉपिक आपको हेल्प करेंगे आईआर में भी, ठीक है, ये भी आईआर में भी आपको हेल्प करने वाला है बेसिक के तौर पर। सोवियत संघ का विघटन और एक ध्रुवीय विश्व का उदय पढ़े बिना आईआर की समझ आपकी बेहतर हो ही नहीं सकती है, तो ये टॉपिक वहां भी हेल्प करने वाले हैं आप। तो इस तरीके से एक बहुत ही, अगर हम कहें तो जल्दबाजी में हमने ये सिलेबस देखा। कहने का मतलब ये है कि आप यदि इस विषय की बात करेंगे तो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है जीएस में भी, और यदि हम बात करें तो वैकल्पिक विषय के रूप में भी। तो
पहली बात, इतिहास विषय क्यों लेना है, इस पर हमने बात की। जब हमने इतिहास विषय की बात की तो इतिहास विषय क्यों लिया जाएगा उस पर बात की। तो उसमें हमने कहा कि ये क्या है, सामान्य अध्ययन में मददगार है, हेल्पफुल है, अध्ययन में आपको मदद मिलेगी। दूसरी बात, इतिहास विषय के साथ ये अच्छा है, किसी भी बैकग्राउंड से कोई व्यक्ति आया हो, किसी भी बैकग्राउंड से, वो इसे बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से समझ सकता है। आप चाहे इंजीनियरिंग करके आए हो, चाहे मेडिकल फील्ड से हो, कॉमर्स से हो, इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है कि इस फील्ड के लोग इसे बहुत बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते। कोई ऐसी टेक्निकलिटी है, और किया भी है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इतिहास विषय को लेकर के, जो पहले कभी मेडिकल साइंस पढ़े हुए थे, कॉमर्स पढ़े हुए थे, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए थे, उन लोगों ने हिस्ट्री लेकर के और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत ही पर्याप्त सामग्री आपके माध्यम में उपलब्ध है। अगर हम कहें तैयारी की बात करें तो बहुत पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध है। तो कहने का मतलब है कि इतिहास में कंटेंट जैसी तो कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, उसके पीछे कारण यह है कि इसमें, पहले देखिएगा, इसमें अपडेशन की जरूरत नहीं है, अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है भी तो बहुत नॉमिनल है। कोई ऐसी खबर आई या कुछ ऐसा हुआ तो वो बहुत कम है, उसको यदि आप नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बाकी विषय में अगर आप देखेंगे तो जहां बहुत ज्यादा अपडेशन की जरूरत होती है, इतिहास में एक बार आपने अपने जो है अपनी किताबें पढ़नी, नोट्स प्रिपेयर कर लिए, उसके बाद आप एग्जाम दें या आपके बच्चे एग्जाम दें, कोई समस्या की बात नहीं, बहुत इजीली उसी से काम चल जाएगा। तो अपडेशन होगा, ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि एकदम से अपडेशन होता ही नहीं है, लेकिन अगर हम उसको परसेंटेज में देखें तो हम ये कह सकते हैं 1-8% के बराबर हो सकता है बस। और कहीं कोई ऐसी साइट मिल गई या कहीं कुछ ऐसा स्थान बहुत चर्चा में आ गया तो वही बस उतना ही होता है। बाकी हम ये कहें कि 99% सिलेबस इसका स्टैटिक है, और स्टैटिक होने की वजह से आपको अपडेट करने की जगह रिवीजन करने में आसान है। जितने समय में आप बाकी सब्जेक्ट को अपडेट करेंगे, उस वही समय आप इस सब्जेक्ट में रिवीजन में लगाएंगे, तो ये तो बेहतर स्थिति है। आप भी जानते हैं रिवीजन का कितना महत्व है यूपीएससी में। तो ये इसमें जो है क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक बार नोट्स बनाने के बाद में ज्यादा उसको अपडेट करना या उस पर लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपने इतिहास वैकल्पिक विषय के रूप में चुना तो बाकी जितने भी विषय आप पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन में, ठीक है, उनके लिए ये आधार का काम करेगा, उनका बेसिक क्लियर कराएगा, विषयों का आधार। चाहे आप देखते पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, ठीक है, ये सभी विषय कहीं ना कहीं इतिहास को पढ़ते समय चर्चा में आएंगे, चाहे वो वैकल्पिक विषय के रूप में आप पढ़ रहे हो, चाहे सामान्य अध्ययन में भी आप पढ़ रहे हो, तो आना ही आना है। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का निष्कर्ष ये है कि कुछ आरोप इतिहास पर हैं, वो आरोप मैंने बताए और उन पर चर्चा की, और दूसरा चीज हमने बताया कि इतिहास लेने के क्या क्या फायदे हैं। तो यदि आपकी रुचि है तो निश्चित तौर पर आपको इतिहास एक वैकल्पिक विषय के रूप में लेना चाहिए। वैकल्पिक विषय का पैटर्न कैसा है उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि आप लोग को आइडिया होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा है, तो इतिहास वैकल्पिक विषय में हम बात करें अगर,
दो पेपर होते हैं एज यूजुअल, जैसे बाकी विषयों में होता है। एक तो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, पहला प्रश्न पत्र है, और द्वितीय सेकंड। इसमें कुल अंक 500 होते हैं, आप जानते ही होंगे, मोटा मोटा आइडिया है। 250 मार्क्स का ये होता है और 250 मार्क्स का ही आपका दूसरा वाला पेपर होता है। यदि इसमें देखा जाए तो बाकी सब्जेक्ट की तरह ही प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी 8 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन 8 प्रश्नों में से इन जो है ये 8 प्रश्न जो होंगे 2 खंडों में विभाजित होंगे। पहले खंड में आपके होंगे 4 प्रश्न और दूसरे में भी 4 प्रश्न, सेम एज इट इज आपका सेकंड पेपर में भी होगा। और इसमें से दोनों को मिला करके 5 प्रश्नों को आपको हल करना है, दोनों को मिला करके। मतलब ये कि 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्न ही आपको करने हैं, जिसमें से पहला और पांचवा प्रश्न कंपलसरी होता है। मतलब दोनों खंडों में से कम एक तो करना ही है, उसके बाद चुनाव आपका है, ठीक है, कि आप किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रश्न यहां से अनिवार्य रूप से करना है, एक प्रश्न यहां से अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद आपको आजादी मिलती है कि आप बाकी खंड आपको किस तरीके से करने हैं, उस तरीके से आप करिए। ठीक है, तो एक बात ये रही कि 5 प्रश्न ही हल करने हैं, 3 आप छोड़ सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो होता है इतिहास में प्रथम प्रश्न पत्र में, वो होता है मैपिंग का, मानचित्र का। ठीक है, मानचित्र का होता है, और ये मानचित्र का प्रश्न इसमें अनिवार्य रूप से करना है। मानचित्र होने की वजह से इसमें प्रश्न पूछने का तरीका ये होता है कि आपको 20 साइट्स दी जाती हैं, और फिर उसके बाद में उनको एक मैप आपको प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको दिखाई देता हूं किस तरीके से है। अगर यूपीएससी का पेपर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री का पेपर 1 ये 2024 का पेपर है, और इसमें पहला प्रश्न जो आएगा, इसमें पहला प्रश्न आपका आएगा, ये आपका मैपिंग का सेक्शन है। इस तरीके से इसमें आपको साइट मेंशन की हुई है। ये आपके एक तरीके से आपको एक हिंट दिया जाता है, और उसके बाद में इस टाइप के आपके ये आप देख रहे हैं टोटल 20 साइट दी गई है, और ये 20 साइट अलग से मेंशन होती हैं एक मैप के ऊपर इस तरीके से, और यहां पर आपको इनकी संख्या दी गई है। फर्स्ट क्या है, प्रागैतिहासिक स्थल की बात हो रही है, और ये प्रागैतिहासिक स्थल आपके मैप पर इस जगह पर मेंशन है। देखिए फर्स्ट, देखिए इसमें कहां पर मेंशन किया गया है। फर्स्ट की बात करें तो ये मेंशन किया गया सेकंड, और ये देखिए आपका मेंशन किया गया है यहां इस जगह पर जो है मेंशन किया गया है, और आपको हिंट दिया गया है कि यह एक प्रागैतिहासिक स्थल है। डिनोट आपको नहीं करना है कतई, बस आपको पहचान करनी है कि ये कौन सा स्थल है, और उसके बारे में 30 शब्दों में एक टिप्पणी लिखनी है, हिंट लिखना है, के बारे में लिखना है। और ये जो आपका तरीका है, मानचित्र जो आपका होता है, इसमें टोटल आपको बताया कि 20 क्वेश्चंस आएंगे, 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा, और ये टोटल 50 अंकों का होगा। सबसे बेहतर पार्ट यही है, बहुत ही कम तैयारी में
बहुत ही कम मेहनत करके इन जनरल यहां 42 से 45 नंबर प्राप्त करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो यहां नंबर बहुत आसानी से गेन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात तो हो गई इस जो पेपर पैटर्न में कि आपने देखा प्रथम प्रश्न पत्र है और प्रथम प्रश्न में आपको बताया कि इसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास होता है, और आप द्वितीय प्रश्न पत्र में जाते हैं तो इसमें आधुनिक भारत और साथ में विश्व इतिहास। ठीक है, आधुनिक और विश्व दोनों में बताया कि 8-8 प्रश्न होंगे, 2 खंड में विभाजित होंगे 4-4 के, और उसमें से 8 में से 5 का चुनाव करके आपको जो है हल करना है। और उसमें पहला प्रश्न बताया मानचित्र का होता है, और यहां पर आप देखते 5वां प्रश्न जो आपका होता है ये टिप्पणी का होता है। इसमें एक ही खंड में 5 टिप्पणियां होती हैं, 5 स्टेटमेंट बेस होते हैं और उनके बारे में टिप्पणी करना होता है। बाकी सभी प्रश्नों में एक पार्ट में, एक क्वेश्चन में 3-3 पार्ट दिए जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आइए हम लोग बैक करके देख लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जहां पर ये आपका पहला हो गया, पहला प्रश्न आपका बता दिया, ये आपका हो गया मैपिंग पर। और फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न आप देखिए इस टाइप से, ये है हड़प्पा पर प्रश्न आया है, महापाषाण पर है, पश्चिमी क्षत्रपों पर है, और इसमें दूसरे प्रश्न के 3 भाग हैं। सेम आप चलेंगे आगे तीसरे प्रश्न में, इसमें भी तीसरे प्रश्न के 3 भाग हैं, चौथे प्रश्न में आपके 3 भाग हैं, और 5वें प्रश्न में जब आप देखेंगे बी सेक्शन में तो 1, 2, 3, 4, 5 भाग हैं। इसमें अंतर होता है इनकी वर्ड लिमिट में भी। वर्ड लिमिट में आप आएंगे तो आप देखेंगे ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आपके 20, 15, 15 के होंगे। जनरली माना जाता है 250 शब्द में और 200 शब्द में इसको लिखना है। ठीक है, लेकिन जो आपकी टिप्पणी लिखनी होती है ये 150 में ही लिखनी होती है, 150 शब्द में। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड्स ईच। ठीक है, ये आपकी 150 में ही लिखनी होती है। तो इस तरीके का पेपर पैटर्न आप सेम एज इट इज आप देखेंगे। सेकंड पेपर भी डिवाइड है, लेकिन सेकंड पेपर में मैपिंग नहीं आती है, वहां सीधे प्रश्न आते हैं। 5वां प्रश्न जो आपका होगा सेकंड पेपर में कि विश्व इतिहास का 2 पार्ट बताए आपको, एक आधुनिक का और विश्व का। तो पहला प्रश्न वहां से इसमें आती प्राचीन भारत में मैपिंग आती, वहां मैपिंग नहीं आती है। तो मैपिंग का सेक्शन केवल इतना ही है। एक बात ये हो गई। तो आपने अभी एक इसका आइडिया लिया मोटा मोटा कि प्रश्न कैसे आते हैं, किस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है, मैपिंग का सेक्शन इसमें क्या है, एक्सेट्रा। अब आते हैं कि इतिहास विषय की तैयारी को लेकर के, या जब हम लोग क्लासरूम में होंगे या हम लोग पढ़ाएंगे तो इतिहास को हम किस रूप में देखेंगे। इन जनरल मेरा तो यही मानना है कि इतिहास विषय को जब भी पढ़ने चलते हैं कहते हैं ये सब्जेक्ट क्या है, हिस्ट्री कहते हैं। इसमें स्टोरी क्या होता है, सम्मिलित। तो इतिहास कहानी के पढ़ा जाता है, और इतिहास कहानी है भी, मानव जाति की कहानी है। ये मानव जाति की कहानी धीरे धीरे किस रूप में मानव अपनी सांस्कृतिक यात्रा करता हुआ यहां तक पहुंचा है, उसी की कहानी हम इतिहास में पढ़ते हैं। और जब भी हम जो है को पढ़ते हैं तो सबसे बढ़िया बात इतिहास में यह है कि ये हमें एक स्टोरी फॉर्मेट में याद हो जाता है, और बहुत ज्यादा रटने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है। तो इसी क्रम में आज हम लोग कोई एक टॉपिक भी लेकर के देख लेते हैं कि किस तरीके से इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। कोई टॉपिक आइए देखते हैं, कोई टॉपिक ले लिया जाए कहीं से। 16वीं 17वीं सदी का भारत,
तो थोड़ा इजी हो, जो थोड़ा आपको आइडिया भी हो, तो शायद आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। गुप्त काल, प्रारंभिक भारतीय संस्कृति। इससे थोड़ा आप अवेयर हो, जो आपको पढ़ने में अच्छा लगे तो फिर ज्यादा। दिल्ली सल्तनत का कोई टॉपिक ले लेते, उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को आइडिया रहता है। दिल्ली सल्तनत इसमें स्टार्ट है। एक टॉपिक है ये 13 नंबर का, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत, और उसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये इसके इसी को हम लोग एक बार देख लेते हैं, या कुछ गजनवी गोरी जैसा कुछ हो जो आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं। 13वीं शताब्दी के बारे में चलिए यही टॉपिक एक देखते हैं। रीजन ये है इस पर चर्चा करने का कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने अपनी पहले की कक्षाओं में भी पढ़ रखा है। जब आप अपने स्कूल में थे तब भी आप थोड़ा बहुत गजनवी गोरी के बारे में जानते हैं, इसीलिए ये वाला टॉपिक ले रहे हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गोरी के आक्रमण और उसकी सफलता के पीछे के कारक क्या क्या है। तो आइए टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑप्शनल में 15 नंबर पर। आप देखते हैं 13वीं शताब्दी है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गोरी के आक्रमण, गोरी की सफलता के पीछे कारक, ये टॉपिक लेंगे। अब बहुत आसानी से आप बिल्कुल आराम से बैठिए, कुछ भी लिखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली एक बार इसे कहानी के रूप में सुनिए, उतने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतिहास को समझना कितना कितना आसान है। यदि एक बार टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग, 15 नंबर का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और ये है 13वीं सदी के बारे में। टॉपिक आपका है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, सल्तनत की स्थापना और गोरी के आक्रमण। गजनवी केस में नहीं है, गोरी के आक्रमण और इसकी सफलता के कारण। थोड़ा संक्षिप्त कर देते हैं, सफलता के कारण, इन मुद्दों पर बात करनी है। एक टॉपिक है। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात की जाए पहले, यदि हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करें तो सबसे पहले इसका एक हमें बैकग्राउंड जरूर समझना पड़ेगा, और वो बैकग्राउंड समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अरब क्षेत्र में। यदि हम 6वीं शताब्दी की बात करें, ठीक है, 6वीं शताब्दी की बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस्लाम का उदय और प्रसार। ठीक है, इस्लाम का उदय हुआ, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब आए अपने, और पैगंबर साहब ने इस अरब के इलाकों में एक नए विचार से, इस्लाम के विचार से वहां के लोगों को, वहां के ट्राइबल लोगों को क्या किया, बांध दिया, और इससे इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम का प्रसार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो बैकग्राउंड में हम इसको समझ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस तरीके से, किस क्रम में हुई है, क्योंकि इतिहास में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें एक बैकग्राउंड की जरूरत जरूर पड़ती है, पृष्ठभूमि की जरूरत जरूर पड़ती है। तो इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम का प्रसार होना शुरू हुआ अलग अलग क्षेत्रों में। इस क्रम में आप देखेंगे कि एक समय के बाद भी क्या हुआ कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई, और मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो सवाल यह खड़ा हुआ कि अब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम का नेतृत्व कौन करेगा।
अभी तक तो वो थे, अब इस्लाम का नेतृत्व कौन करेगा? तो इस्लाम के नेतृत्व की बात आई तो इसके लिए एक नई व्यवस्था का उदय हुआ जिसे खिलाफत कहा गया या इसका प्रमुख खलीफा कहा गया। तो मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद जिन लोगों ने इस्लाम को नेतृत्व प्रदान किया उन्हें खलीफा कहा गया और यह व्यवस्था खिलाफत कही गई। मतलब पूरे पृथ्वी जितने भी इस्लामिक परंपरा के मानने वाले लोग हैं वह लोग क्या करेंगे? इसी खलीफा के नेतृत्व में काम करेंगे। ये उनका धार्मिक और राजनैतिक प्रमुख हुआ करता था। ठीक, अब आप देखते हैं कि खलीफा की व्यवस्था के उदय के बाद में इस्लाम के प्रसार का काम शुरू हुआ और इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ तो इन्हीं खलीफाओं ने, ठीक, अलग खिलाफत आई। आप देखते हैं कि जो प्रारंभिक खलीफा थे उन्हें खलीफा कहा, बकर, उस्मान और अली। ठीक है, और फिर धीरे धीरे करके ये व्यवस्था और डेवलप हुई और ये इस्लामिक व्यवस्था और इस्लाम का प्रसार इन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और इन्होंने अपने कमांडर नियुक्त किए और ये कमांडर नियुक्त करके इन्होंने इस्लाम का प्रसार करना शुरू किया। इसी क्रम में एशिया में भी प्रसार हुआ। जब एशिया में प्रसार हुआ तो आप देखते हैं कि मध्य एशियाई क्षेत्रों से और शेष क्षेत्रों से किस प्रकार की परिस्थितियां बनी। तो पहले अरब क्षेत्रों से इस्लाम प्रसारित होकर के मध्य एशियाई क्षेत्रों में स्थापित हो गया, देन उसका प्रसार अन्य क्षेत्रों में होगा। तो आप देखते हैं कि इसी क्रम में भारत पर इस्लामिक आक्रमण का दौर भी शुरू हुआ था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आया था और उसने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करके वहां का इस्लामीकरण किया, वहां जजिया लागू किया और इस्लाम को वहां उसने स्थापित कर दिया। यदि इसके आगे बढ़ा जाए तो इस्लाम का प्रसार शुरू हो गया इन्हीं कमांडर के साथ में। तो इस्लाम का प्रसार शुरू हुआ तो आइए देखते मध्य एशिया में क्या चल रहा था, स्पेशली मध्य एशिया की बात की जाए तो, क्योंकि हमारा इतिहास वहां से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यदि हम लोग मध्य एशिया की बात करें तो आप देखेंगे कि ये एक ऐसा इलाका है या इस इलाके का भूगोल ऐसा है कि यहां पर अराजकता और समस्याएं, अलग अलग प्रकार की समस्याएं, मतलब वहां पर स्थानीय समस्याएं जो होती हैं वो विद्यमान थी और स्थानीय समस्याओं के कारण ही वहां चीजें क्या रहती थी? डिस्टर्ब रहती थी। तो मध्य एशिया में क्या क्या चल रहा था इस दौर में देखते हैं। लगभग 12वीं सदी की बात की जाए, ठीक, 12वीं सदी की बात की जाए तो यहां पर मध्य एशियाई क्षेत्रों में कुछ बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे और कुछ मूर्ति पूजक लोग रहा करते थे। ठीक है, कुछ जो है बौद्ध परंपरा के लोग थे और कुछ जो है मूर्ति पूजक लोग रहा करते थे। इन लोगों ने मिलकर, ये कुछ क्या ट्राइबल ग्रुप्स हैं उस इलाके के, इन लोगों ने मिलकर के उस इलाके में सल्जूक तुर्कों का जो इलाका था, सल्जूक तुर्क थे, इनको पराजित कर दिया, इनको वहां से हटा दिया। एक बार मैप में भी देखें अगर हम लोग, अगर है मैप तो इसमें, हाँ है, ये ख्वारिज्म है, ये गोरीद है, सफाविद है और ये सल्जूक्स हैं। एक बार देखते हैं, ये आपका गोरीद अंपायर है, ये आपका ख्वारिज्म है। मैप में ही देखते सल्जूक एम्पायर, ये आपका सल्जूक एम्पायर है और
ये आपका सल्जूक एम्पायर है। इनको यहां से हटा दिया उन्हीं लोगों ने। किसको बताया कि मध्य एशियाई इलाकों में आप देखेंगे कि वहां पर कुछ बौद्ध परंपरा के मानने वाले लोग थे और उसके साथ में कुछ ऐसे लोग थे जो मूर्ति पूजक थे, और इन मूर्ति पूजक लोगों ने इस इलाके से सल्जूक लोगों को हटा दिया, पराजित कर दिया, और इसकी वजह से इस इलाके में निर्वात की स्थिति बन गई। और निर्वात की स्थिति बनी, वैक्यूम हो गया, खाली हो गया। तो इसकी वजह से यहां पर दो एम्पायर का उदय हुआ, जिसे कहते हैं ख्वारिज्म और दूसरा कहते हैं गुरीद या गोरी साम्राज्य। ठीक है, मैप में देखिए, ये आपका है ख्वारिज्म साम्राज्य, इस इलाके में फैला हुआ। ये अपना भारत है, प्यारा भारत। ठीक, ये आपका अरब प्रायद्वीप वाला इलाका है और ये इसके मिडिल पार्ट है। ठीक है, तो इस इलाके में क्या हुआ, ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय हुआ। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि गुरीद साम्राज्य या गौर साम्राज्य का उदय हुआ। ये दोनों साम्राज्य मध्य एशिया में स्थापित हुए। धीरे धीरे करके आप देखते हैं जो इसमें से आपका ख्वारिज्म साम्राज्य था, इसका विस्तार हुआ, और इसके विस्तार की वजह से ही गौर साम्राज्य कमजोर हुआ और मजबूरी में उसे भारत की तरफ मुड़ना पड़ा। ठीक है, यहां तक की कहानी। तो कुल मिलाकर अब तक हम लोगों ने समझा कि इस्लाम का उदय हुआ, और इस्लाम के उदय के बाद में इस्लाम का धीरे धीरे प्रसार होने लगा। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में खिलाफत व्यवस्था का उदय हुआ, और खिलाफत व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा इस्लामिक लोगों को नेतृत्व दिया गया। ये उनके धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख होते थे, उन्हें खलीफा कहा जाता था इस व्यवस्था के प्रमुख को। और अंततः आप देखते हैं कि जब इस्लाम के प्रसार की बात आई तो इन्हीं खलीफाओं ने अपने कमांडरों की नियुक्ति की, और ये कमांडर दुनिया भर के इलाकों में जाकर के इस्लाम का झंडा लेकर के गए और फिर वहां पर उसके स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आपको बताया कि मध्य एशिया में इस्लामिक परंपरा स्थापित हुई, और मध्य एशिया में इस्लामिक परंपरा स्थापित होने के बाद में जिस इलाके में बौद्ध और मूर्ति पूजक लोग रहा करते थे, उन लोगों ने मिलकर के सल्जूक परंपरा को समाप्त कर दिया। और सल्जूक परंपरा की समाप्ति के बाद, सल्जूक साम्राज्य की समाप्ति के बाद में जब वहां निर्वात की स्थिति बनी तो वहां पर ख्वारिज्म साम्राज्य और गौर साम्राज्य का उदय हुआ। और यही गौर साम्राज्य का एक व्यक्ति, या आप कह सकते हैं जो इसका कर्ता धर्ता था, मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। क्यों किया? क्योंकि मध्य एशिया में उसके लिए जगह नहीं थी, वहां की स्थितियां अराजक रहती थी, आपसी संघर्ष बहुत ज्यादा थे, और ख्वारिज्म साम्राज्य जो है लगातार विस्तार कर रहा था। इसलिए मजबूरन यह गोमल दर्रे से होता हुआ भारत में प्रवेश करेगा। तो आइए देखते हैं आगे। अब देखिएगा, मध्य एशियाई परिस्थितियों को देखते हुए गोरी गोमल दर्रे से, एक फैक्ट भी याद करते चलिए, गोरी गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश करेगा। जैसे ही भारत में प्रवेश करेगा तो यहां की स्थिति ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा अराजक यहां की भी स्थिति है। यहां पर सामंती स्थितियां हैं। सामंती स्थितियों का मतलब है छोटे छोटे शासकों का दौर है। दिल्ली पर राजपूतों का शासन है, और ये अलग अलग क्षेत्रों को जीतता हुआ भारत में गोरी आएगा, और ये अलग अलग क्षेत्रों पर विजय करेगा। पहले मुल्तान की विजय करेगा, मुल्तान के बाद में उच्च की विजय करेगा, लाहौर की विजय होगी, और इसी क्रम में आप देखते हैं कि भटिंडा की विजय करेगा। और भटिंडा की विजय की जब इसने, तो इसके विजय के बाद इसकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान या दिल्ली का जो इस समय शासक है वो पृथ्वीराज चौहान से टकराने लगी, और पृथ्वीराज चौहान से टकराने लगी
तो आप देखते हैं कि अब युद्ध की परिस्थितियां बन गई, क्योंकि वह तो भारत आया है। भारत आने के क्रम में उसका उद्देश्य था कि मध्य एशिया में कोई राज्य स्थापित हो नहीं सकता, तो हम भारत में ही एक स्थायी राज्य स्थापित करें। और फिर उसके बाद तो पहला टॉपिक जो हमने लिया था, आप देखिए अभी जब हम लोग बात कर रहे थे, जो हम लोगों ने प्रारंभ किया था, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि स्थापना का दौर। तो एक पृष्ठभूमि हम लोगों ने देख ली, और पृष्ठभूमि देखने के बाद में हमने समझा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना ये किसके द्वारा हुई। तो इसके लिए पहले यह जानना जरूरी है कि उसके आक्रमण कैसे कैसे हुए। तो आक्रमण हमने आपको बताया कि उसने अलग अलग आक्रमण किए, मुल्तान से लेकर के, और अलग अलग क्षेत्रों को जीतता हुआ भटिंडा तक आ गया था। और जब भटिंडा तक आ गया तो इसकी सीमाएं पृथ्वीराज चौहान की सीमा से टकराने लगी। देन आप देखिएगा कि अब इनके बीच में दो संघर्ष हुआ। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, और तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो इसमें पृथ्वीराज स्वयं पराजित हो गया। ये तो इसका एक बैकग्राउंड था जो आपने समझा। तो दिल्ली सल्तनत और उसकी स्थापना, तराइन में पराजित होने के बाद में मोहम्मद गोरी ने, इसी समय इसके बाद में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी। और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में आप देखते हैं 1206 ईस्वी में उसका एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बनेगा। ठीक, स्थापना हो गई। अब एक देखिए मुद्दा, हमने आपको इस सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि इतना चीजें जो आपने पढ़ी अब तक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गोरी के आक्रमण, ये पार्ट सेम एज इट इज, ये पार्ट आपको जीएस में पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अब एक मुद्दा इसमें अलग से देखना है कि उसकी सफलता के कारण क्या थे, क्यों राजपूत असफल हो गए। इतने बड़े थे, वीर धीर माने जाते हैं राजपूत, संसाधन भी कम नहीं थे, और कोई एक मध्य आकर के राजपूतों को पराजित कर दे रहा है। तो इसकी बात करें अगर, तो राजपूतों के पराजय के क्या कारण थे, या गोरी क्यों सफल रहा, दोनों एक ही बात है। तो गोरी की सफलता के क्या कारण थे, या हम ये कहें कि राजपूत पराजित क्यों हो गए, दोनों एक ही बातें हैं। क्यों हो गए या गोरी सफल क्यों रहा। ठीक, आइए देखते हैं। इसके कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। ठीक है, सैनिक कारण हो सकते हैं, सैनिक कारण पर चर्चा कर लेंगे, और कुछ सांस्कृतिक कारण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सांस्कृतिक कारण। यदि हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो राजपूत कोई कमजोर नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी पराजित हुए, क्योंकि आप देखते हैं भारत में इस दौर में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं, केंद्रीय सत्ता का अभाव है। बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का दौर है, और ये दौर ऐसा है कि एक तो ये विकेंद्रीकृत हैं, अलग अलग राज्यों में बंटे हुए हैं, दूसरी तरफ इनमें आपसी संघर्ष भी बहुत ज्यादा है। हमेशा से विख्यात रहे हैं, जब भी हम लोग भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो यह बात जरूर आती है कि भारतीय शासक आपस में ही लड़ते रहते थे। लड़ना था तो बाहर वालों से लड़ते, लेकिन नहीं लड़ रहे, आपस में ही लड़ते रहते थे, और इनका सामंती ढांचा था। सब आप देखते सामंती ढांचा था,
और इसी सामंती ढांचे में ये सभी व्यवस्थित थे। तो राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कोई एक संगठित शक्ति नहीं है, इनमें आपसी संघर्ष विद्यमान है। संयोगिता की कहानी से आप लोग कमोबेश परिचित ही होंगे कि किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के गीता को लेकर के आपसी विद्वेष था, ठीक है। और सामंती ढांचा विद्यमान है जिसमें किसी भी शासक की कोई सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो सीधे गोरी का सामना कर सके। छोटी छोटी सेनाओं में ये लोग बटे हुए हैं। तो यदि हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो हम इनको देख सकते हैं। कुछ कारण क्या है? सैनिक कारणों की बात की जाए, सैनिक कारणों की बात की जाए तो भारतीय परंपरा के काल में आप देखेंगे कि स्थायी सेना या आप कह सकते हैं नियमित सेना का अभाव था। नियमित सेना जैसी कोई चीज नहीं है। पृथ्वीराज चौहान है तो वह अपने से नीचे वालों से सेनाएं लेकर के उनकी मदद पर ही युद्ध में जाता था। और ये सामंती सेनाएं जो होती थी, इनकी वफादारी हमेशा अपने सामंत के लिए होती थी, पृथ्वीराज के लिए नहीं होती थी। तो ये सेनाएं इतनी मजबूत नहीं थी, बेहतर नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी और ना ही उनके ऊपर कोई बहुत बेहतर काम किया गया था, उनको तैयारी करवाई गई थी। इस वजह से राजपूतों के पराजय की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यदि हम तुर्कों की बात करें तो ये तकनीकी रूप से, ठीक है, तकनीकी रूप से श्रेष्ठ थे। ये तकनीक कैसे जानते थे? कौन कौन सी जानते थे? एक तो सबसे पहली बात, ये लोहे के रकाब का इस्तेमाल करते थे। रकाब वो चीज होती है जब आप घोड़े पर बैठते हैं तो जिस पर आप पैर रखते हैं उसे रकाब कहते हैं। रकाब यदि बहुत गीला हो, हिलने डुलने वाला हो, तो आप कभी घोड़े पर बैलेंस नहीं बना पाएंगे। लेकिन लोहे की रकाबों ने बैलेंस बनाने में बहुत मदद दी। भारतीय इससे परिचित नहीं थे या कम परिचित थे, ऐसा भी कह सकते हैं कि कम परिचित थे या उतना इस्तेमाल नहीं करते थे। रस्सी या कपड़े से बने रकाब का इस्तेमाल करते थे। जब वो घोड़े के ऊपर अपना पैर रखते थे रकाब के ऊपर, तो वो कपड़े वाली डोरी या रस्सी हिलती रहती थी, तो उतना बैलेंस कभी घोड़े के ऊपर बन नहीं पाता था। रकाबों का इस्तेमाल, लोहे के रकाब का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा घोड़े की नाल वहां पैरों में जड़ी जाती थी। अरब क्षेत्र में पहले से ही, मध्य एशियाई क्षेत्रों में घोड़े किस्म के पाए जाते थे और शुरू से उनके बीच रहकर वो उनके उपयोग से परिचित थे। उनके पैरों में घोड़े की नाल लगाई जाती थी, लोहे की नाल लगाई जाती थी, ठीक है। ये अच्छे तीरंदाज थे, ठीक है, अच्छे तीरंदाज थे। जबकि भारतीय सैनिक तलवारों से या बाकी चीजों से लड़ते थे, दूर से ही मार कर सकते थे। तो अगर आप देखें तकनीकी रूप में ये कहीं ना कहीं भारतीय शासकों से बेहतर हैं। और ये तकनीकें इन्होंने चीन या बाकी अन्य देशों से सीखी थी, इसे प्राप्त की थी, क्योंकि ये लगातार आक्रमणों में रहते थे, अलग अलग क्षेत्रों तक जाते थे, आक्रमण करते थे, तो वहां से नई नई चीजों को भी सीखते थे। जबकि भारतीय शासक तो समुद्र पार करना ही अपराध समझते थे, कोई मतलब ही नहीं था देश दुनिया में क्या चल रहा है। इस वजह से वो तकनीकी रूप से भी श्रेष्ठ थे। राजपूत युद्ध कम करते थे, मनोरंजन पर ज्यादा ध्यान देते थे। या हम कुछ इसे ऐसे कह लें कि राजपूत युद्ध को जो है मनोरंजन मानते थे। मध्यकाल में उल्लेख मिलता है कि राजपूत मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। मतलब यह है कि राजपूत युद्ध को आनंद का विषय मानते थे। आज युद्ध है तो बड़े शौर्य से जाएंगे, लड़ेंगे, लेकिन जीतने का उतना उत्साह नहीं है। हमेशा खेल खेल में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन जीतना है या नहीं इस पर ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि राजपूत युद्ध को मनोरंजन समझते थे, इसलिए भी ये पराजित हुए। यदि हम कुछ जो है सांस्कृतिक कारणों की बात करें तो पहली बात यह है कि तुर्कों में
धार्मिक उत्साह ज्यादा था, धार्मिक उत्साह ज्यादा था। ठीक, ये कहने का मतलब है कि वो इसको एक अपने मिशन के रूप में लेकर के चल रहे थे। इतनी दूर से आए हैं, उन्हें एक राज्य बनाना है, मध्य एशिया लौट नहीं सकते, तो उनके यहां पर धार्मिक उत्साह ज्यादा था। और ये अपनी युद्ध रणनीति में सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगाते थे। कोई भी चीज इनके लिए अनैतिक नहीं थी। सभी प्रकार से किसी भी तरीके से पराजित करें, लेकिन पराजित हों। और ऐसा उल्लेख कई बार अपने यहां पर साहित्य में, उसमें इतिहास में जो है मिलता है। भारतीय परंपरा की बात करिए तो यहां पर राजपूत धर्म युद्ध की तरह लड़ते थे। यहां धर्म युद्ध का मतलब जिहाद से मत जोड़ दीजिएगा, यहां धर्म युद्ध का मतलब है युद्ध के नियमों का पालन करना। हम किसी को जो है क्या कहते, भागते हुए लोगों के ऊपर वार नहीं करेंगे, पीठ पर नहीं करेंगे। कोई अगर आया है शरण में तो उसको अपनी शरण में रख लेंगे। किसी ने माफी मांग ली तो हम उसे माफ भी कर देंगे। अनैतिक युद्ध नहीं लड़ा जाता था। तो इस वजह से, और ये साम दाम दंड भेद सब, कोई भी नैतिक अनैतिक कार्य हो सब कुछ करते थे। इसके अलावा आप देखते हैं राजपूत, स्पेशली भारतीय समाज की एक विशेषता थी, रक्षा का भार जो था वह क्षत्रियों पर था। केवल एक ही वर्ग जिम्मेदार है बस, और कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। केवल क्षत्रिय ही आए और वही इस जो है देश की रक्षा का, सीमाओं की रक्षा का भार संभालें। तो कुल मिलाकर आप देखें कि इन परिस्थितियों में कुछ राजनीतिक कारण बताए, कुछ सैनिक कारण थे, और कुछ क्या थे, सांस्कृतिक कारण थे, जिसकी वजह से राजपूतों के पास में संसाधन तो अधिक था, व्यवस्थाएं भी ज्यादा थी, राज्य भी बड़े बड़े थे, इसके बावजूद भी राजपूत पराजित हो गए। इन कारणों का अगर मूल्यांकन किया जाए थोड़ा सा, तो ठीक है, राजनीतिक कारण तो कमोबेश कभी भी रहे हैं। ये तो भारतीय राजनीति की विशेषता रही है, यह विशेषता भी भारतीय राजनीति की रही है। लेकिन यदि हम सबसे ज्यादा जोर देंगे तो सांस्कृतिक कारणों पर ही जोर देंगे, क्योंकि यदि हम उस समय के केंद्रीय सत्ता की बात करें, ठीक है केंद्रीय सत्ता नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान या उसके आसपास के शासक इतने भी कमजोर नहीं थे कि वो एक बाहर से आई हुई सेना को पराजित ना कर पाए। वो इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, वो इसे समझ नहीं पा रहे थे कि इसके परिणाम क्या होंगे। और यही परिणाम क्या रहा, घातक रहा, क्योंकि ये अपने धार्मिक उत्साह को लेकर के युद्ध कर, राज्य बनाना है, किसी भी कीमत पर बनाना है। इसके अलावा नैतिक अनैतिक कुछ भी हो सब इस्तेमाल करेंगे। भारतीय समाज की अपनी कमियां हैं, रक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर है, और वो एक जो विषमतापूर्ण समाज था, इसकी वजह से सब एक होकर विदेशी शक्ति का विरोध नहीं कर पा रहे थे। युद्ध तकनीक इत्यादि में कोई परिवर्तन इन लोगों ने किया नहीं। धर्म ही इन्होंने ऐसा बना रखा था राजपूतों ने कि बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बाहर दुनिया में क्या तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तो ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि आप किसी विदेशी शक्ति से पराजित ही होंगे। और यही कारण था कि राजपूतों जो है, राजपूत सफल नहीं हो सके और मोहम्मद गोरी क्या रहा, सफल रहा। और यहां पर तराइन के बाद में आप देखते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला सुल्तान बना, और फिर उसके बाद में अगले तकरीबन आप देखते हैं 600-700 वर्षों तक इस्लामिक सत्ता भारत पर कायम रही। तो ये टॉपिक एक हमने छोटा सा ऐसे लिया कि जिससे आप इस बात को समझें। अब इतना ही आपको ऑप्शनल में पढ़ना है, इससे अधिक नहीं समझने की आवश्यकता है। तो ये समझिए कि सामान्य अध्ययन में और इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है, और इसको समझते हुए आप इतिहास विषय का यदि चुनाव कर रहे हैं तो हम लोग इस एक साथ होकर इसकी एक बेहतर तैयारी करेंगे।
जो भी चीजें संस्थान की तरफ से होंगी, या आप देखते हैं हम लोग प्रत्येक स्तर पर आएंगे, प्रॉपर आपको चाहे वो स्टैटिक पोर्शन का हो, मैपिंग का हो, रेगुलर मेरे निर्देशन में यहाँ पर कॉपी चेक करने के लिए जो भी आप आंसर राइटिंग करते हैं लोग उपलब्ध रहते हैं। आप उत्तर लेखन करेंगे, उसकी नियमित जांच कर ली जाएगी। टेस्ट वगैरह हम लोग क्लास में रेगुलर जो है करते ही हैं, ये अपनी शुरू से विशेषता ही रही है। तो कुल मिलाकर यदि आपने चुनाव किया है इतिहास का और उस चुनाव के बाद में अभी तक आप दुविधा में थे, तो कुछ दुविधाएं दूर करिए और आइए एक बार इतिहास के साथ में हम उस मानव जाति के विकास की सांस्कृतिक यात्रा को पढ़ते हैं, आनंद से पढ़ते हैं और यूपीएससी में अच्छे अंक ला करके अपने चयन को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आज के वीडियो में आज के इस जो है टॉपिक को समाप्त करते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इतिहास विषय लिया है तो निश्चित तौर पर मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में इसके लाभ आपको मिलेंगे, बशर्ते मन लगाकर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसके साथ में अपनी तैयारी को लगातार कॉन्टिन्यूअस जारी रखिए। तो मिलते हैं फिर कभी अगले किसी ऐसे ही मुद्दे को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।